आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग आप सभी को और स्वागत है हमारे आज के स्पेशल सेशन में। और हमारे साथ आज एक एक्सपर्ट डॉक्टर भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर साकेत सर। आज हमारा ये जो गर्भ संस्कार का सेशन है ये बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव सेशन रहेगा, तो प्लीज़ कमेंट में रिप्लाई ज़रूर करते रहिएगा। मैं आप सबको मेरे बारे में बताना चाहती हूँ कि हेलो, माय नेम इज़ रेणुका साहू। मैं संस्कार डिज़ाइनर की फाउंडर हूँ और मैं एक माँ भी हूँ जिसने एक अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी गर्भ संस्कार के साथ कंप्लीट किया और एक हेल्दी इमोशनली स्ट्रॉन्ग बच्चे को जन्म दिया। गर्भ संस्कार हमने बेसिकली सुना है कि लोग कहते हैं कि बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग और मिथ है कि गर्भ संस्कार कोई एक दिन का रिचुअल होता है, लेकिन गर्भ संस्कार एक ऐसा लाइफस्टाइल है जो हर एक्सपेक्टिंग कपल को या फिर जो नए जनरेशन को इस दुनिया में जन्म देना चाहते हैं उन माता पिता, उन पेरेंट्स को कंसीव करने से लेकर डिलीवरी तक फॉलो करना चाहिए। तो मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। क्या सभी तक मेरी आवाज़ अच्छे से पहुँच पा रही है? प्लीज़ कमेंट में यस रिप्लाई कीजिए या फिर थम्स अप शो कर सकते हैं। ये एक इंटरैक्टिव सेशन है, अगर पॉसिबल है तो आप अपने कैमरास ऑन कर सकते हैं अगर कंफर्टेबल है तो। थैंक यू रिंजू जी, थैंक यू अदिति। होप सो मेरी आवाज़ अच्छे से क्लियर आप तक पहुंच रही होगी। तो मैं आपको अपनी जर्नी, अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी के बारे में सुनाना चाहती हूँ कि कैसे ये मिशन मैंने स्टार्ट किया। जब आफ्टर मैरिज जब मैंने कंसीव किया तो मन में बहुत ज़्यादा खुशी भी थी कि हाँ, हमारा परिवार बढ़ने वाला है, हम लोग 2 से 3 होने वाले हैं। लेकिन साथ ही साथ उस प्रेगनेंसी के समय मेरे मन में कंफ्यूजन और डर आ गया था कि कैसे डिलीवरी का प्रोसेस कैसा होगा, ये सब चीज़ें, और साथ ही साथ कैसे मैं अपने बेबी के साथ साथ सब चीज़ मैनेज करूँगी। बहुत सारी ऐसी फ्यूचर से रिलेटेड कन्फ्यूजन और डर थे जो मेरे अंदर थे। फिर मुझे कहीं से पता चला कि गर्भ संस्कार एक ऐसा लाइफस्टाइल है जिसको फॉलो करके आप अपने प्रेगनेंसी की जर्नी को बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हो और उसे एक साथ ही साथ अपने डिलीवरी के प्रोसेस को के मतलब नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को भी ये गर्भ संस्कार के माध्यम से आप इंक्रीज कर सकते हो, कॉम्प्लिकेशन रिड्यूस हो सकता है। तो ऐसा सुनने में जब मुझे आया तो मैंने वो डेली प्रैक्टिस करना अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया और उसके बाद मैंने सक्सेसफुली वो हैप्पी प्रेगनेंसी और कॉन्फिडेंट बर्थ अचीव कर लिया। तो उस दिन से मुझे लगा कि ये जो नॉलेज है वो हर एक्सपेक्टिंग मदर और एक्सपेक्टिंग कपल के साथ ज़रूर मैं शेयर करूँ। और मेरी बेबी जैसे ही वो 3 महीने की हुई और मैं अच्छे से रिकवर धीरे धीरे हो गई, तब मैंने 3 मंथ से इस संस्कार डिज़ाइनर के मिशन को स्टार्ट किया और तब से लेकर अभी तक मैं कई कपल्स तक पहुंच गई हूँ। और साथ ही साथ रिसेंटली ऐसे मतलब रिजल्ट हम इस कम्युनिटी के साथ जुड़कर लोगों को मिला है। तो हमको लगता है अभी तक लोगों को लगता था कि बच्चे पढ़ना और समझना स्कूल जाने के बाद शुरू करते हैं, लेकिन उनकी जो एक्चुअल लर्निंग है वो मम्मी के वूम में, मतलब माता के गर्भ में शुरू हो जाती है।
हम लोगों ने एक स्टोरी जरूर सुना होगा, अभिमन्यु वाली, हम सभी ने सुना है, राइट? थम्स अप, शो मी थम्स अप अगर आपने सुना है अभिमन्यु की स्टोरी, राइट? थैंक यू। हाँ, तो आप सभी ने ये स्टोरी सुनी है कि कैसे अभिमन्यु अपने माता के गर्भ में रहकर उन्होंने चक्रव्यूह को भेदने की शिक्षा सीख ली थी। और ये कोई काल्पनिक स्टोरी नहीं है, रियल स्टोरी है, मतलब रियल चीज है जो एक्चुअल में बेबी मदर के वूम में उनकी इमोशंस को फील करता है, उनकी वॉइस को अच्छे से महसूस करता है, और साथ ही साथ अगर मदर स्ट्रेस या फिर अनईजी फील कर रही है वो भी महसूस करने लग जाता है। थैंक यू जयप्रकाश। ओके, तो हर मदर को अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी को हम अच्छे से जीना चाहिए, ताकि उनके गर्भ में, उनके वूम में पल रहा जो बेबी है, उसके अंदर एक अच्छी मोरल वैल्यू पहुंच सके। क्योंकि आज के ज़माने में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, लोग वर्किंग हो गए हैं तो स्ट्रेस बढ़ गया है, स्क्रीन्स बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ हो रहे हैं, स्लीप क्वालिटी रिड्यूस हो गई है, और इन्फॉर्मेशन हर जगह है, सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, हर जगह इतने सारे इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो गए हैं कि हमको पता नहीं कि क्या इन्फॉर्मेशन सही है और क्या नहीं। और साथ ही साथ वर्क का प्रेशर भी इतना ज़्यादा हो गया, क्योंकि आज की जनरेशन क्या होता है, दोनों ही कपल वर्किंग है, तो उनके मदर के अंदर भी कहीं ना कहीं वर्क का प्रेशर और लोड बेबी को इफेक्ट करने लग जाता है। तो ये इसलिए इस अभी मॉडर्न पेरेंटिंग में गर्भ संस्कार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बेसिकली बोला जाए तो गर्भ संस्कार कोई एक ट्रेडिशन नहीं है, या फिर कोई जैसे बोला यज्ञ हवन, कोई बोलते हैं कि क्या आप, मैंने कई लोगों को पूछा कि आप गर्भ संस्कार करते हैं, तो वो बोले हाँ मैंने इस तारीख को गर्भ संस्कार करा लिया, हमारा गर्भ संस्कार हो गया। तो लेकिन गर्भ संस्कार किसी पर्टिकुलर एक दिन या एक घंटे का रिचुअल नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है जिसे कंसीव करने से लेकर प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी तक हर मदर, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो हर मदर को ये, हर कपल को ये फॉलो करना चाहिए, क्योंकि बोला जाता है कि, मैं एक आपको एक रेफरेंस देना चाहती हूँ। हमारे पास दो टाइप के अगर बीज हैं, एक बीज को रैंडमली, आम के, बेसिकली आम के बीज हैं, उसको एक को रैंडमली कहीं पे फेंक दिया गया है, और एक आम के बीज को अच्छे फर्टाइल सॉइल में प्रॉपर न्यूट्रिशन, सनलाइट और प्रॉपर टाइम में उसके अंदर फर्टिलाइजेशन वगैरह प्रोवाइड हो रहा है। तो बताइए कि कौन सा वाला आम का पेड़ जब बड़ा होगा तो ज्यादा फल देगा? बताइए, पहला वाला जो कहीं पे भी फेंका रखा हुआ है रैंडमली, या फिर वो जिसको अच्छे से ध्यान दिया जा रहा है, उसे अच्छे से नर्चर किया जा रहा है, दूसरा वाला? बताइए, टाइप कीजिए 1 और 2 चैट बॉक्स में बताइए। हाँ, बिल्कुल सही, आप लोगों ने सही गेस किया। क्योंकि अगर जो वृक्ष अच्छे से अच्छे इन्वायरमेंट में, जहाँ पे उसका लाइट अच्छे से मिल रहा है, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, प्रॉपर उसके इन्वायरमेंट अच्छे है, वही वाला फल जब बड़ा हो जाएगा, वृक्ष फल अच्छे से देगा। ये हम अच्छे से समझ गए, राइट? वैसे ही सेम सिचुएशन हमारे, जब कोई भी नया जीवन इस दुनिया में आता है, उस समय भी उसका वातावरण, उसकी सराउंडिंग बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है उसकी पर्सनालिटी के लिए। और अगर वो अच्छे से नर्चर्ड है, मदर अगर सेफ फील कर रही है, इंजॉय है, हैप्पी है, तो जो जन्म लेने वाला बेबी भी जो होगा वो भी हैप्पी और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होगा। उसको, उसके अंदर जो कैपेसिटी होगी चीज़ों को समझने की, सीखने की, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। अभी आजकल हम लोगों ने देखा है कि कई ज़्यादा बच्चे थोड़ा सा
साइकोलॉजी सिंड्रोम में मतलब ऐसे उनमें पाया जा रहा है कुछ साइकोलॉजी, मतलब उनका मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा कम है, जल्दी चिड़चिड़ा जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमको जाने अनजाने पता नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे सराउंडिंग, ऐसे वातावरण में जब मदर प्रेगनेंसी में अपनी जर्नी जैसा एक्सपीरियंस करी होती हैं, वैसा ही बच्चे के अंदर भावना, फीलिंग्स, थॉट और पर्सनालिटी वैसी उस बच्चे की बन जाती है, राइट। मैं पर्सनली अपने जो प्रेगनेंसी की जर्नी बताऊं तो जब मैं थ्रू मतलब जब मेरी बेबी 2 महीने की थी, उसने ओम बोलना शुरू कर दिया था और उसका वीडियो भी रखा हुआ है। अभी मैं आपसे शेयर नहीं कर पाऊंगी, बट आफ्टर दिस सेशन मैं आपको ग्रुप में जरूर शेयर कर दूंगी। वो 2 महीने में ही उसने प्रॉपरली ओम का उच्चारण करना शुरू कर लिया था और अभी वो 2 साल की होने वाली है। बट उससे पहले उसने बहुत सारे वर्ड्स सीख लिए हैं बोलना। उसने बोलने मतलब उसकी जितने भी क्या बोले जाए डेवलपमेंट माइलस्टोन है, उसने जल्दी जल्दी वो चीज़ों को अचीव कर लिया। उसने जल्दी बैठना सीख लिया, चलना सीख लिया, बोलना भी बहुत ज़्यादा जल्दी सीख लिया। तो ये सारी चीज़ें आफ्टर जन्म लेने के बाद बच्चे के अंदर ये क्वालिटीज़, ये इम्प्रूवमेंट दिखते हैं अगर मदर ने थ्रू आउट द प्रेगनेंसी अपनी लाइफ को, अपने दिनचर्या को, रूटीन को अच्छे से मैनेज किया हुआ हो। तो प्रेगनेंसी के समय बेसिकली क्या होता है कि बेबी का जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो 80 से 95% माता के वूम में, गर्भ में ही हो जाता है। उसके बाद का जो 5 साल का उम्र होता है उसमें 5% ही ब्रेन डेवलपमेंट होता है, बाकी के जितने 50% है वो देन। तो ये है कि अगर आपने प्रेगनेंसी के समय अपनी जर्नी, अपने रूटीन में अच्छे से ध्यान दिया तो बेबी के अंदर जो चीज़ें मतलब कैपेसिटी मतलब सीखने की क्षमता होगी, मतलब कुछ भी चीज़ें जल्दी ग्रास्प करने की, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। उसकी जो धारण करने की क्षमता, मतलब नॉलेज को हैंडल करने की और कैपेसिटी उसकी इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि उस समय क्या होता है ब्रेन के न्यूट्रॉन्स कनेक्शंस होने लगते हैं। तो न्यूरॉन्स कनेक्शन की वजह से क्या होता है उस बेबी के अंदर मेमोरी का पावर भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। और साथ ही साथ माइंड, बेबी के माइंड इमोशनली मदर से बहुत अच्छे से कनेक्टेड होता है। उसके बाद डिलीवरी के बाद बहुत सारे लोग मदर्स फेस करती हैं कि उनको लैचिंग का इश्यू होता है या फिर और बेबी से बॉन्ड बनाने का दिक्कत की वजह से, ये सब जो भी इश्यूज होते हैं आफ्टर डिलीवरी वो रिड्यूस हो जाते हैं अगर आपने गर्भ संस्कार थ्रू आउट प्रेगनेंसी फॉलो किया होता है। तो ये सिंपल रिचुअल आप हर एक्सपेक्टिंग मदर को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहला उनका मॉर्निंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मदर अपनी मॉर्निंग की शुरुआत किस तरह से कर रही हैं। ज़्यादातर मॉर्निंग की शुरुआत अभी किस तरह हो रही है, मोबाइल पकड़ते हैं और स्क्रॉल करने लग जाते हैं। सोशल मीडिया में हो रही है कि नहीं? यस एंड नो, कम चैट बॉक्स में बताइए यस और नो। अभी आजकल हम सभी की रूटीन कैसे हो गई है कि हम लोग, या फिर थम्स अप शो कर सकते हैं, मोबाइल पकड़ते हैं सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट्सएप में किसने मैसेज भेजा। ठीक है, आजकल ऐसा रूटीन बन गया है। लेकिन वो अगर 9 महीने में वैसा ही रूटीन बना के रखेंगे ना, तो जन्म के बाद, फिर बर्थ के बाद आपका बेबी भी सबसे पहले पढ़ाई लिखाई छोड़ के मोबाइल स्क्रॉल करना शुरू कर देगा। जब मुझे पता चला कि जो चीज मैं देख रही हूँ, सीख रही हूँ, वो बेबी भी सीखता है, उस दिन से मैंने मोबाइल यूज करना कम कर दिया। जितना मतलब सोशल मीडिया तो बहुत ही ज्यादा बंद कर दिया था, उसके जगह पे मैं क्रिएटिव एक्टिविटी करती थी, बुक पढ़ती थी, और आज उसका रिजल्ट दिखता है। आज मेरी बेबी जो है वो बोलती है मम्मा मुझे बुक पढ़ाओ ना, मतलब वो बुक लेके आती है, बोलती है, वो इतना मतलब फोकस के साथ बुक को लेके बैठती है, उसको मजा आता है पढ़ने में। अगर उसी की जगह मैंने कंटिन्यू मोबाइल का यूज करना शुरू कर दिया होता तो आज भी वो मोबाइल से पहले से ही कनेक्टेड हो जा रहती जब वो मेरे पेट में थी, वूम में थी।
लेकिन मैंने एक वाइज डिसीजन लिया। एक स्मार्ट मदर बनने के लिए आपको हर दिन परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बस आपको स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं जो आपके और आपके आने वाले बच्चे के लिए सही हैं। तो वो स्टेप लेना आज से ही शुरू कर दीजिए। अगर आप प्रेग्नेंट है, अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो भी ये स्टेप लेना आपको जरूरी है। साथ ही साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज मैंने थ्रू आउट अपनी प्रेगनेंसी फॉलो किया। हेल्दी फूड मैंने अच्छे से मेंटेन करके रखा था ताकि कोई भी न्यूट्रिशंस की कमी ना हो। जितना हो सके जंक फूड को रिड्यूस किया, कम 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 क्वांटिटी में लिया ये सब चीजें। और साथ ही साथ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात आता है बेबी से बात करना। मैं हर समय अपने बेबी से, जब वो मेरे गर्भ में थी, बात किया करती थी। उसको हर चीज, हर फेस्टिवल के बारे में एक्सप्लेन करती थी। हर अगर मैं कुछ डिश प्रिपेयर कर रही हूँ उसको एक्सप्लेन किया करती थी। इससे क्या हो गया कि मेरा और मेरे बेबी के साथ एक जो कनेक्शन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली स्टैब्लिश हो गया। कौन कौन चाहता है कि आप भी ऐसा ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन अपने बेबी के साथ करना चाहते हैं? थम्स अप शो कीजिए, चैट में यस भी लिख सकते हैं। थैंक यू रिंजू जी। इस आप बहुत सही डिसीजन लिए हैं और जल्दी ही आपके बेबी के साथ आपका कनेक्शन भी स्ट्रांग हो जाएगा। और जो प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी ठीक है। हाँ, और म्यूजिक और रीडिंग, जैसे मैंने बताया, रीडिंग मैंने थ्रू आउट अपनी प्रेगनेंसी कुछ कुछ रीड करती रहती थी, तो आप भी रीड करते रहिएगा। और स्लीप और वॉक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रॉपर स्लीप ज़रूरी है। रात को सोने के समय अरे थक गई हूँ, थोड़ा सा सोशल मीडिया देख लेती हूँ, आराम अच्छा लगेगा मन को, ऐसा करने बैठेंगे तो आपका 1 से 2 घंटा ऐसे ही रील स्क्रॉल करने में निकल जाएगा और आपका जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो सोने के 1 घंटे पहले ही प्लीज सोशल मीडिया या फिर फोन यूज करना बंद कर दीजिएगा, ताकि आपके सोने से पहले क्या होता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होने लगता है। तो उसमें जो भी इंफॉर्मेशन जाता है तो वो हमारा माइंड एक्सेप्ट कर लेता है। अगर जो भी चीजें, हमने कई बार देखा होगा कि रात को सोने के समय कुछ चीज ऐसे देख के सो रहे थे, वैसा ही ड्रीम आता है, राइट? आता है कि नहीं ड्रीम किसी किसी को? मुझे तो आता है भाई। अगर मैं कुछ देख के ऐसे सोए रहोगी, सपोज हॉरर मूवी, तो मुझे वो ड्रीम आता है। तो वैसे ही अगर आप जो चीजें, अगर प्रेगनेंसी के समय कुछ जो इन्फॉर्मेशन अच्छी नहीं है, बेबी के लिए सही नहीं है, वैसा चीजें आप देख के सो रहे हैं, तो वो आपके बेबी को भी पहुंच रही होती है। ये साइंस ने भी प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो आज से आप लोग अपने रूटीन में जरूर ध्यान देंगे, यस और नो? जो जो प्रेग्नेंट मदर हैं उनसे पूछ रही हूँ मैं। थैंक यू रिंजू जी। तो गर्भ संस्कार डेली प्रैक्टिस करने के क्या क्या बेनिफिट होते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। कि जैसे मैंने बताया कि जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप डेली फॉलो करेंगे तो आपके अंदर जो स्ट्रेस हार्मोन्स है वो कम होगा, स्ट्रेस रिड्यूस होगा, और बर्थ से रिलेटेड जो भी फियर है वो कम होगा, और कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्डअप होने लगेगा। आपका इमोशनल वेलबींग स्ट्रांग हो जाएगा। साथ ही साथ आपके बेबी के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव और स्ट्रांग हो जाएगी, जो आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर बर्थ, आपको आपके बेबी के साथ ब्रेस्ट फीडिंग और भी ज़्यादा, और भी जैसे माइलस्टोन अचीव करने में हेल्प करेंगे। ठीक है? और गर्भ संस्कार अगर डेली आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। ऐसे बता दूं, मैंने सक्सेस, मतलब मैंने प्रेगनेंसी में पूरा गर्भ संस्कार फॉलो किया, और मैं बता दूं मेरे डिलीवरी नॉर्मल हुई है। किन किन को ये पता है? जो लोग मेरे से पहले से कनेक्टेड है वो लोग जान रहे होंगे। बाकी मैं शुरू से ही चाहती थी कि मेरा नॉर्मल डिलीवरी हो, लेकिन मेरे अंदर वो डर था कि कैसे होगा नॉर्मल डिलीवरी, बहुत सारी अफवाहें सुनी थी। अगर मैं उसी डर के साथ जी रही होती तो शायद आज मेरा नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाता, मतलब मेरे बेबी नॉर्मली इस दुनिया में जन्म नहीं ले पाती नॉर्मल डिलीवरी के माध्यम से। लेकिन मैंने अपने आप को वो
एक हर दिन एक स्टेप लिया और अपने आप के अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते गई, तब जाके मैं सक्सेसफुली वो नॉर्मल डिलीवरी अचीव कर पाई। और चांसेस ऑफ जो सी सेक्शन के चांसेस है वो रिड्यूस हो गए, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि मदर का माइंडसेट कैसा है नॉर्मल डिलीवरी के समय, क्योंकि डिलीवरी में बहुत ज़्यादा पेन होगा। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि पेन खत्म हो जाएगा, पेन होगा, लेकिन आपको उसको हैंडल करने का, वो पेन आपको आपके बेबी तक पहुंचाने का एक मतलब प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस के थ्रू आप जाएंगे, आप अपने आप को भरोसा दिलाएंगे, ट्रस्ट करेंगे, तब जाके आप सक्सेसफुली एक नेचुरल बर्थ को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो कौन चाहता है कि हाँ, जो प्रेग्नेंट है वो चाहते हैं, और जो प्लान कर रहे हैं वो चाहते हैं कि हाँ मैं नॉर्मल डिलीवरी चाहती हूँ। चैट बॉक्स में यस लिखिए या फिर शो मी थम्स अप। थैंक यू रिंजू जी। ऐसे ही आप कनेक्टेड रहिएगा मेरे साथ, और मैं आपको पूरे बर्थ तक गाइड करूंगी, ताकि आपकी जो नॉर्मल डिलीवरी है वो बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ, आपकी जो बेबी की जन्म की स्टोरी है, बर्थ स्टोरी, वो हर बहुत एम्पावरिंग हो और लोगों को भी एम्पावर करें। तो आइए वेलकम करते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट डॉक्टर साकिब सर का, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो, गुड वेलकम मॉर्निंग एवरीवन। डॉक्टर सर। मेरी आवाज आ रही है आप आपकी लोगों को? आवाज मुझे नहीं आ रही है। अभी आ रही है क्या आवाज? मेरे पास ही बस नहीं आ रही है, आप लोगों को सुनाई दे रही है? हाँ, ओके ओके ओके। हेलो। हाँ हाँ, ओके। हाँ, अब हाँ, इस क्लियर, आवाज आ रही ऑडिबल है? है, ऑडिबल, हाँ यस, ऑडिबल है। अब क्लियर है। तो गुड मॉर्निंग सबको। और पहला चीज कि इसमें फीमेल भी जुड़ी है, मेल भी जुड़े हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, फीमेल नहीं भी होकर जो मेल जुड़ रहे हैं उनको बहुत ये धन्यवाद इस चीज के लिए कि वो जागरूक हैं कि मुझे कुछ करना है, सीखना है। ठीक है, तो मैं बेसिकली आपको मेडिकली, मुझे देखिए गर्भ संस्कार क्या है इंडिया में, आप उसको गर्भ संस्कार है, मुझे कैसे पता चला इस चीज के बारे में? मेरी दीदी अभी कुछ मंथ 8 to 9 मंथ पहले प्रेग्नेंट हुई थी। वो रहती है फॉरेन में, आयरलैंड में। तो वहाँ इसको गर्भ संस्कार के बदला उसको प्री डिलीवरी प्रोसीजर बोलते हैं या फिर प्री डिलीवरी इंफॉर्मेशन बोलते हैं। उसमें ये सारा कुछ कवर होता है आपका। उसमें योगा भी कवर होता है, मेंटल हेल्थ भी कवर होता है, मेडिकल हेल्थ भी कवर होता है। तो ये हमारे इंडिया में अभी लैक कर रहा है, जो मिस इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लोगों को नहीं है। सेकेंड चीज, हम बात करेंगे कि डिलीवरी से पहले कुछ मेडिकल चीजें शुरू हो जाती हैं। जैसे आपका फीमेल के बॉडी में हमेशा फॉलिक एसिड और आयरन का डिफिशियंसी रहता है। तो हमेशा आप लोग कंसीव जब करने वाले हैं उसके पहले एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, खासकर जो ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजिस्ट है उनसे। उससे क्या होता है कि आपका जो नॉर्मल चेकअप होगा, वो चेकअप करके आपके बॉडी में जो डिफिशियंसीज है उसको वो वहां से सप्लीमेंट करेंगे। पहला चीज ये हो गया। आप लोग कुछ भी डाउट हो तो आप लोग अनम्यूट करके मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, कुछ भी मेडिकली जो प्रेगनेंसी से पहले से लेके बाद तक आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरा चीज ये होता है कि जब भी बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो वुम्ब के अंदर ही शुरू हो जाता है। आप लोगों को लगता है कि बच्चा बाहर बड़ा हो रहा है, लेकिन वो एक छोटा सा क्रिएचर है जो कि वुम्ब में रह रहा है और उस वहीं पे उसका ग्रोथ हो रहा है। तो उस ग्रोथ में मेंटल हेल्थ, लिटिल ब्रेथिंग, वेट, एक मिनट, मैं एक बार फिर से रिकनेक्ट करता हूँ। अभी आवाज आ रही है? कनेक्ट हो गया? अभी ब्रेक हो रहा है? मैं फिर से रिपीट करूं जो बोला, या आपको समझ आ गया? रिपीट रिपीट कर दीजिए फिर से। ठीक है।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम डॉक्टर साकिब, आई एम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। मैं आई सर्जन हूँ, बट मुझे ऑब्स्टेटिक गायनेकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था बचपन से ही। लेकिन कुछ स्पेसिफिक रीजन मैं मेल हूँ, इसलिए थोड़ा सा मुझे उस कारण से मैं उस लाइन में नहीं गया। बट मुझे बहुत इंफॉर्मेशन है उस बारे में, और मुझे इंटरेस्ट भी है। और खासकर एमबीबीएस में सारा कुछ हमें, वो कोई भी सब्जेक्ट हो, वो सारा कुछ बताया जाता है। तो सबसे पहला चीज, गर्भ संस्कार। हमारे इंडिया में उसका नाम गर्भ संस्कार है, बट फॉरेन में उसको प्री डिलीवरी हेल्थ बोलते हैं, या फिर प्री डिलीवरी इंफॉर्मेशन बोलते हैं। उसमें आपका सारा कुछ कवर होता है। जैसे कि उसमें प्री डिलीवरी में आपको मेडिकेशन क्या लेना है, प्री डिलीवरी में आपको नॉलेज क्या क्या होना चाहिए, और प्री डिलीवरी में आपको कैसे अपने वोम में ही बच्चे जब हैं उसको कैसे नर्चर करना है। अभी मेरी सिस्टर कुछ 8 महीने पहले प्रेग्नेंट हुई है। वो सेम वहां पे उसको सारा कुछ प्रोसीजर जो अभी रेणुका ने बताया, वो सब चीज वहां पे उनको फॉलो करना पड़ रहा है। बट ये चीज अभी लैग है इंडिया में। इंडिया में बस क्या है, प्रेग्नेंट हो और बच्चा करो, बट उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को नहीं पता है। तो सबसे पहले फोकस मैं मेडिकली करना चाहूंगा। कभी भी आप प्लान कर रहे हैं प्रेग्नेंट होने का, तो उसके पहले आप एक बार अपना हेल्थ चेकअप जरूर कराइए। हेल्थ चेकअप में क्या आपका ब्लड का इन्वेस्टिगेशन सारा कुछ होगा। उसका इसलिए होगा क्योंकि फीमेल क्या हर मंथ मेंस्ट्रुएट करती हैं, उनका ब्लड लॉस होता है। तो उनका आयरन डिफिशियंसी मोस्ट ऑफ द वुमेन में रहता है, और फॉलिक एसिड का भी डिफिशियंसी होता है। और ये दो चीज बहुत जरूरी है बच्चे के हेल्थ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। तो कभी भी आप प्रेग्नेंट हो रहे हैं, एक बार गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए। और आयरन फॉलिक एसिड जो हमारा टैबलेट है, वो सारी फीमेल को डिफिशियंसी हो या नहीं हो, वो आपको कंपलसरी उसमें लेना ही होता है। आयरन आयरन का इसलिए ये यूज है कि फीमेल को एनीमिया होता है, मतलब हीमोग्लोबिन का लॉस होता है। और फॉलिक एसिड क्यों, कुछ भी बर्थ डिसऑर्डर जो होता है बच्चों को, कुछ भी मतलब जिसमें कि डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाया किसी पार्ट का, हाथ का पैर का, तो उसमें वो फॉलिक एसिड हेल्प करता है। दूसरी चीज ये कि आपको ऐसा लगता होगा कि बच्चा बस वूम में आप जो खा रहे हैं उससे बढ़ रहा है या बड़ा हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। वुम में अगर बच्चा है तो आप क्या सोच रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे माहौल में रह रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो सब का इफेक्ट बच्चों पे पड़ता है। इसलिए आप कभी भी कुछ भी आप उस ड्यूरेशन में कर रहे हैं, तो उस एक बात जरूर सोचिए कि वो सही है या नहीं है। जैसे क्यों बोला जाता है कि अल्कोहल नहीं लेना है प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में, और मेल को भी मना करते हैं कि अल्कोहल कंजम्पशन नहीं करो, क्योंकि आपका स्पर्म काउंट उससे कमता है। इसका मतलब है कि जो आप बॉडी को दे रहे हैं उसके बदला वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो हमेशा ये चीज सोचिए कि जो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो सही है या नहीं बच्चे के लिए, मेरे हेल्थ के लिए। दूसरा चीज ये कि आज आप लोग क्या, सबका आदत है कि आजकल फोन ज्यादा यूज करते हैं। बट सबसे पहला चीज मैं आपको रीजन दूंगा फोन नहीं यूज करने का। फोन में क्या, क्योंकि सारे आप लोग यूज करते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसमें बस मिस इन्फॉर्मेशन है, कुछ भी इंफॉर्मेटिव आपको नहीं मिलेगा उसमें। एक चीज जो आदमी उसमें डाल रहा है वो एक दूसरे को फॉरवर्ड कर रहा है, और वो सारा गलत इंफॉर्मेशन फैलता है। और उससे दूसरा चीज ये मुझे ड्रॉबैक लगता है सोशल मीडिया पे। आप देख रहे हो लोगों की वो क्या खा रहे हैं, कहाँ घूमने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आपका मन नहीं भी होगा तो भी आपको देख के मन कर जाएगा, ये करते हैं। बट सबका लाइफस्टाइल अलग है, सबका पैटर्न अलग है। आपके अभी आप प्रेगनेंसी में क्या खा रहे हैं, आपको दूसरे आप देख रहे हैं मोमोज इंस्टाग्राम पे, अरे ये तो आप, लेकिन प्रेगनेंसी में वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो अनहाइजीनिक होता है। आपका वो टाइम भी वेस्ट हो रहा है, मेंटल हेल्थ भी वेस्ट हो रहा है, आपके बॉडी के लिए भी वो हार्म कर रहा है। तो आप लोग किसी को भी, वो मेल हो फीमेल हो, आप प्रेग्नेंट हो या फिर नहीं हो, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहिए। इस चैट में लक्ष्मी जुड़ी है, आप उससे पूछिए मैं किसी भी सोशल मीडिया पे कभी भी नहीं हूँ। इतना ही उसी सोशल मीडिया पे हूँ जो मुझे इंफॉर्मेटिव लगता है या फिर लोगों से कनेक्ट होना पड़ता है। फिर बात करते हैं हमारा जो भी क्या क्या प्रिकॉशन लेते हैं प्रेगनेंसी से पहले। प्रेगनेंसी से पहले फर्स्ट आप ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। दूसरा कि आप अपने पार्टनर का भी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, कुछ भी ऐसा कम्युनिकेबल डिजीज है या नहीं है जो कि बच्चे में जा सकता है। बहुत सारे ऐसे क्रोमोसोमल डिजीज होते हैं, और आज आज टेस्ट सारे अवेलेबल हैं
कि आपके हाथ में वो चीज नहीं है। वो आप अगर कंसीव करेंगे तो वो आगे जनरेशन में जाएगा। तो ये आप प्रेगनेंसी से पहले अगर आप अफोर्डेबल हैं तो वो चीज कर सकते हैं, क्योंकि एक बार आप बर्थ देने के बाद आप मतलब बहुत अटैच हो जाते हैं अपने बेबी से, ताकि आप कुछ स्टेप नहीं ले सकते हैं। तो मैं यही बोलूंगा कि आप लोग अगर वैसा है तो पहले ही कुछ इंफॉर्मेशन और टेस्ट करा लें, ताकि ये प्रॉब्लम फ्यूचर में फेस ना करना पड़े। फिर आप प्रेग्नेंट हो जाने के बाद बहुत सारी चीजें ऐसे हैं, कभी आप उदास रहेंगे, कभी डिप्रेस्ड रहेंगे, आपका मूड स्विंग्स होगा, कभी आप बहुत परेशान रहेंगे, तो आप लोग हमेशा साइकेट्रिस्ट से मिल सकते हैं। साइकेट्रिस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि लोग जो जो मेंटली चैलेंज्ड है वही जाते हैं। कि कुछ भी प्रॉब्लम हो आपको ऐसा मेंटली, आप साइकेट्रिस्ट से जाके आप खुल के बात कर सकते हैं, उनसे बता सकते हैं। अगर मेडिकली उनको जरूरत लगे तो वो आपको हेल्प करेंगे उस बारे में। दूसरा चीज ये कि जब भी फीमेल प्रेग्नेंट होती हैं तो इनिशियली बहुत सारे चीज ऐसे होंगे जो उनका बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाता है। नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगा, चक्कर आएगा। ये बहुत कॉमन चीज है प्रेगनेंसी में। उसको कैसे हैंडल करेंगे? फर्स्ट 1 to 3 मंथ्स में ये एग्जैक्टली नॉर्मल है। नॉर्मल इतना है कि आप उसको मतलब आपका डे टू डे लाइफ इफेक्ट ना हो। जब तक डे टू डे लाइफ इफेक्ट नहीं हो रहा है वो नॉर्मल है। तो उसके लिए क्या करेंगे? आप फ्रीक्वेंट शॉर्ट मील आपको लेना है, खाना है फ्रीक्वेंटली, छोटा छोटा मील, एक बार में ज्यादा नहीं खाना है। सुबह उठ के ड्राई चीजें लेनी है ताकि आपको वॉमिटिंग कम हो। अगर आपको कुछ भी सिम्टम्स है, आपका डे टू डे लाइफ इफेक्ट हो रहा है, आप काम नहीं कर पा रहे हैं, आप सो नहीं पा रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। ऐसे कुछ कुछ चीजें नॉर्मल है जो प्रेगनेंसी में होती हैं। फिर दूसरा चीज होता है आपको कि आपको प्रॉपर अल्ट्रासाउंड स्कैन कराना पड़ता है प्रेगनेंसी में। उसका क्या यूज होता है? आप बच्चे का क्या पोजीशन है, वो कैसा ग्रो कर रहा है, किस मतलब डिलीवरी के टाइम पे जो नॉर्मल डिलीवरी होता है यूजुअली उस समय जो हेड पोर्शन होता है बेबी का वो विजाइना की तरफ होता है। तो वो चेक करने के लिए कि अलाइनमेंट क्या है बॉडी का, ताकि हम लोग प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में ही प्लान कर सके कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। तो यूएसजी बहुत जरूरी है। फिर दूसरा चीज कि आपको अपने इन्वायरमेंट जिसमें आप रह रहे हैं, आपको वो हेल्दी होना चाहिए किसी भी फॉर्म में, या तो खाने पीने के, या तो मेंटली, या तो हाइजीन के मामले में। हाइजीन भी आपको घर का पूरा मेंटेन रखना है, क्योंकि थोड़ा सा भी इन्फेक्शन वो हो सकता है अब मदर के थ्रू बेबी। और दूसरी बात की है कि बहुत सारे फीमेल में यूटीआई जो होता है, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बहुत कॉमन होता है। तो प्रेगनेंसी के टाइम में जब आपका डिलीवरी पास हो तो आप एक बार यूरिन टेस्ट जरूर कराएं। उससे ये बेनिफिट होता है, आपको तो कुछ नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द पर्सन में 1 to 4 फीमेल में, 4 फीमेल में एक फीमेल को हमेशा कोई ना कोई बैक्टीरिया यूरिनरी ट्रैक्ट में रहता है। प्रॉब्लम उससे ये है कि जब बच्चा बर्थ लेता है उसी ट्रैक से बर्थ लेता है, तो वो बच्चे में स्प्रेड होने की चांसेस रहती है। तो एक बार यूरिन टेस्ट जरूर कराएं, यूटीआई है या नहीं है वो देखने के लिए। और ये बहुत कॉमन चीज है और क्यूरेबल भी है। आपको एंटीबायोटिक जाएगा और आप उससे टोटली क्योर हो जाएंगे। अब मैं आप लोगों से बोलूंगा कि आप लोगों को कोई भी डाउट है मेडिकली विथ रिलेटेड टू डिलीवरी या उसके अलावा, आप मुझसे पूछ सकते हैं अनम्यूट करके, या मैसेज में पूछ सकते हैं। हाँ, अभी मतलब जिनको भी कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे रिलेटेड टू कुछ भी कंसीव से लेकर कुछ भी, तो आप पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। एनीवन? कोई भी सिली डाउट भी हो, कैसा भी डाउट हो, आप लोग पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर नॉर्मल नॉर्मल डिलीवरी, देखिए कोशिश यही करते हैं कि यूजुअली नॉर्मल डिलीवरी ही करें तो ज्यादा अच्छा है बॉडी के लिए। क्योंकि आप बाहर से अगर कुछ भी इन सीजन ले रहे हैं तो उसको हील होने में टाइम लगता है। बट ये जो नॉर्मल डिलीवरी होगा या सिजेरियन होगा, ये बहुत डिपेंड करता है कि आपके बच्चे का क्या पोजीशन है और आपका क्या पोजीशन है। तो बात करते हैं किस किस कंडीशन में हमारा नॉर्मल सिजेरियन सेक्शन का होने का चांसेस रहता है।
पहला चीज, अगर आप बहुत हाइपरटेंसिव है, मतलब हाइपरटेंसिव मतलब आपको बीपी है, कभी कभी क्या होता है यंग फीमेल जो कि शुरू में बीपी नहीं है जिनको, लेकिन प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में उनको बीपी डायग्नोस हो गया। इस कंडीशन में क्या होता है कि ये आपको प्रेगनेंसी के टाइम ही होगा, डिलीवरी के बाद वो जो बीपी है वो नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन उस ड्यूरेशन में अगर आपका बीपी बहुत ज्यादा आ रहा है और उससे बच्चे का हार्ट रेट या कुछ भी हेल्थ को इफेक्ट है, तो हम लोग इंड्यूस करने का कोशिश करते हैं। इंड्यूस और सिजेरियन सेक्शन दोनों अलग अलग चीज है। इंड्यूस मतलब नॉर्मली वेट नहीं करेंगे कि फीमेल लेबर में जाए, मतलब उसको पेन हो और बच्चा बाहर आए, हम लोग खुद से बाहर से ऑक्सीटोसिन देके उसको इंड्यूस करा के बच्चा को डिलीवरी कराते हैं, ताकि उस बच्चे पे इफेक्ट ना पड़े। बीपी बढ़ने से क्या होता है, वो सेम चीज इफेक्ट बच्चे को भी करता है, क्योंकि ब्लड फ्लो सेम जाता है फीमेल से बच्चे में, तो वो ऑर्गन इफेक्ट कर सकता है बच्चों का, इसलिए हम लोग करते हैं सिजेरियन सेक्शन। दूसरा कंडीशन आता है आपका डायबिटीज। डायबिटीज में क्या होता है, बच्चे का सर का साइज थोड़ा नॉर्मल से बड़ा हो जाता है, तो जब वो निकलने के टाइम में जो अपना यूट्रस होता है, वेजाइना होता है, उतना डायलेट नहीं हो, सर्टेन डायमीटर तक डायलेट होता है। तो अगर हेड साइज बड़ा हो गया तो हम लोग सिजेरियन पे जाते हैं। तीसरा कंडीशन ये होता है कि बच्चे का पोजीशन क्या है। यूजुअली हेड होता है वेजाइना की तरफ, लेकिन अगर शोल्डर आ गया या फिर पैर आ गया तो कोशिश करते हैं उसको रोटेट करने का यूट्रस में ही। अगर वो रोटेट नहीं होता है तो फिर हम लोग सिजेरियन सेक्शन के जाते हैं। ये तीन सबसे मोस्ट कॉमन रीजन है। बाकी इसके अलावा बहुत सारे रीजन है जो कि वो टेबल पे हम लोग डायग्नोस करते हैं जब फीमेल जो है लेबर में जाती है। तो नेक्स्ट कोई क्वेश्चन? कितना टाइम वेट, किस चीज के लिए कितना टाइम, मतलब सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये पूछे? नहीं, वेटिंग टाइम फॉर नॉर्मल डिलीवरी यूजुअली 37 to 42 वीक जो होता है नॉर्मल डिलीवरी होता है, अगर आप एकदम नॉर्मल इंसान है तो। और नॉर्मली इंसान है तो आपको लेबर खुद होगा। लेबर मतलब लेबर पेन, एक पेन होता है जो कि आपको लगेगा कि आपका पेन हो रहा है, मोटिलिटी बढ़ रहा है और फ्लूइड लीक कर रहा है, तो उसका मतलब कि आप नॉर्मली डिलीवरी में जा सकते हैं। बट इन केस अगर आपको उस ड्यूरेशन में डिलीवरी के टाइम में अगर कुछ वैसा प्रॉब्लम फेस हो रहा है, और सबसे पहली चीज आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी होगा या सिजेरियन होगा। कभी कभी नॉर्मल पेन आया, लेबर पेन आया, नॉर्मल डिलीवरी की तरफ गए, लेकिन बच्चा बाहर नहीं आ पा रहा है, तो उसको सिजेरियन में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि उससे बच्चे को इफेक्ट नहीं। वो बहुत छोटा पीरियड होता है, 5 से 10 मिनट का, जिसमें कि बच्चा बाहर आ जाना चाहिए। अगर वो नहीं आ पाता है तो डिस्ट्रेस होता है बच्चों को। डिस्ट्रेस मतलब कि वो या तो रेस्पिरेटरी फॉर्म में हो सकता है, नहीं तो कार्डियक फॉर्म में हो सकता है, उसको सांस नहीं आ पाएगा। पेट में क्या है, बच्चा जो है अम्बिलिकल कॉर्ड से उसको सारा ऑक्सीजन जा रहा है, जैसे वो थोड़ा बाहर आता है वो सांस लेने लगता है, तो बहुत कम टाइम मिलता है जिसमें कि हम लोग को बच्चे को बाहर निकालना पड़ता है। इसलिए उसी ड्यूरेशन में हम लोग प्लान करते हैं कि क्या करना है, नॉर्मल करना है या सिजेरियन करना है। आप लोग को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आता होगा, डॉक्टर डॉक्टर बोलते होंगे कि आपको सिजेरियन करना पड़ेगा, तो सिजेरियन करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन आप उनसे उसी टाइम पूछिए कि सर क्या कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, क्यों सिजेरियन में जा रहे हैं। वो आपको जानने का अधिकार है इस चीज के लिए। ये नहीं कि सिजेरियन आपको करना पड़ेगा और आप एग्री कर गए, या फिर बहुत सारे प्रेगनेंसी में पहले ही बता देते हैं कि आपको सिजेरियन ही करना पड़ेगा। तो आप उसी समय उनसे पूछ लीजिए कि सर मैं जानना चाहती हूँ कि सिजेरियन क्यों करना पड़ेगा, मुझे नॉर्मल डिलीवरी करवाना था, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। और आपको लास्ट लास्ट टाइम में ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि मुझे सिजेरियन कर दिया, क्योंकि मोस्टली लास्ट टाइम में ही डिसाइड होता है कि करना क्या है, सिजेरियन या नॉर्मल डिलीवरी। ये आप क्या क्वेश्चन है, आप एक बार अनम्यूट करके पूछेंगे, आपका चैट चला गया। एक बार फिर से क्वेश्चन टाइप कीजिएगा, मैं पढ़ नहीं पाया आपका क्वेश्चन, बहुत डरा देते हैं। हाँ, ये यूजुअली ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है आपको कि सिजेरियन करना पड़ेगा, बट आपका ये राइट बनता है कि आप उनसे पूछिए कि सर सिजेरियन क्यों होगा नॉर्मल डिलीवरी में। हाँ, नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है आपको कि जब आप यूट्रस से बच्चा निकलता है तो एक कट लगाना पड़ता है, क्योंकि उतना डायमीटर नहीं होता है।
उसको हम लोग बाद में सूचर उसमें टाका लगा देते हैं। तो आप उनसे पूछिए कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है नॉर्मल डिलीवरी से, बट आप बताइए कि आप सिजेरियन सेक्शन क्यों करना चाहते हैं, तो वो जाके क्लियर होगा। और मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि हम्म अगर सपोज मदर थ्रू आउट द प्रेगनेंसी अच्छे से हम्म अपना सब चीज मेंटेन, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हम्म हम्म बैलेंस करके चल रही है, तो हम्म क्या चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं नॉर्मल डिलीवरी के? ये बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाता है अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, और आप बहुत सारे ऐसे योगा पोस्चर भी होते हैं जो आप अगर एक्सपर्ट के अंडर करेंगे तो जिससे नॉर्मल डिलीवरी होने का चांसेस रहता है। बहुत कम चांसेस ही ऐसे होते हैं जिसमें सिजेरियन करना होता है। आजकल तो प्रोफेशनल लोग बहुत बढ़ गए हैं, सिजेरियन करा के मतलब उसमें ज्यादा पैसा मिलता है, इसलिए डॉक्टर भी सिजेरियन प्रेफर करते हैं। बट अगर कोई जेन्युइन डॉक्टर हो तो आपको वो सजेस्ट करेगा कि आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाइए। बहुत कम ही ऐसे सिचुएशन कंडीशन होते हैं जिसमें आपको सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है, बट आप लोग इसको मिनिमाइज कर सकते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करके, अच्छा खा के, अच्छा सोच के, अच्छा एक्सरसाइज करके। इससे इफेक्ट पड़ता है, जो बच्चे का पोजीशन होता है उसमें इफेक्ट पड़ता है। डॉक्टर, एक्चुअली मुझे प्रेगनेंसी 2.5 महीने हो गए हैं। हम्म 2 महीने में मैंने सोनोग्राफी कराया था, लेकिन हाँ। बेबी का हार्ट बीट नहीं आया है अभी। तो कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, यूजुअली 19 to 22 वीक में आपका हार्ट साउंड ऑडिबल होता है। तो आप अभी बोल रहे हैं 2.5 महीने हुए, ढाई मतलब आपको 10 मंथ लगभग हो गया है। तो हाँ, अभी अभी 2 मंथ में मैंने सोनोग्राफी करने बोला था डॉक्टर। तो हाँ। इसमें मतलब हार्ट बीट नहीं आया है अभी तक नहीं, बेबी का। अभी इसमें हार्ट बीट नहीं आता है, वो यूजुअली 18 वीक्स के आसपास आएगा। मतलब आप सोच के चलिए 4 मंथ के लगभग लग जाता है हार्ट रेट आने में। अच्छा, हम्म अभी 15 दिन बाद फिर डॉक्टर बुलाई है सोनोग्राफी के लिए। हाँ, तो एक बार आप करा सकते हैं। वो बॉडी बॉडी डिफर भी करता है, किसी का जल्दी आ जाता है, किसी का थोड़ा टाइम लगता है। तो उसके लिए यही है कि आप 15 डेज या 1 मंथ पे वापस आपको यूज कराना पड़ेगा। ओके, तो जैसे हम्म कि मतलब मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम मतलब नहीं पता चलता है कि कोई हम्म दिक्कत है करके, ऐसे अभी कुछ भी हाँ, नहीं होता है। वॉमिटिंग वगैरह। एक बेबी मेरा मिसकैरेज हो चुका है, तो एक्चुअली वो आया था 9 वीक में, कुछ आया था हार्ट बीट, लेकिन वो हाँ, सरवाइव नहीं कर पाया। अच्छा, हम्म तो ठीक है। सेकेंड नहीं, टाइम ऐसा हो रहा है, इसलिए हम्म मतलब एक डर बैठ गया है मन में। नहीं नहीं, अभी आप देखिए, एक तो पॉजिटिव रहिए, क्योंकि पॉजिटिव रहिएगा तो वो आपका इफेक्ट मेंटली आपको वो चीज सपोर्ट करेगा, ठीक है। हाँ। तो ऐसा है कि ये बहुत मतलब वैरी करता है कि कब आपका बच्चों का हार्ट बीट आता है, ठीक है। बहुत हम्म बार ऐसा होता है कि डिटेक्टेबल नहीं होता है, अल्ट्रासाउंड में डिटेक्टेबल नहीं होता है। यूजुअली जो हम देखते हैं 2 से 3 मंथ्स में आ जाना चाहिए। आपका 2.5 महीना हुआ है, तो आप एक हाँ। बार जाके 15 डेज में फिर से दोबारा कराइए, डिफरेंस देखने के लिए कि आया है या फिर नहीं आया है। उस समय आपका क्यों मिसकैरेज हुआ था, मतलब रीजन क्या था? सर, एक्चुअली डॉक्टर बोली थी कि मतलब नेचर एक्सेप्ट नहीं कर पाया वो। अच्छा, हाँ। हम्म, वो ये इस बारे में बताता हूँ। एक क्या होता है, ये आपका जो भी आपका एक बॉडी है, तो कुछ भी हाँ। उसमें नया चीज होता है वो तो एक फॉरेन बॉडी की ही तरह काम करता है। तो बहुत बार क्या होता है, उसको यूट्रस एक्सेप्ट नहीं करता है, उसको लगता है ये बाहर से कुछ चीज फॉरेन बॉडी आया है, उसको एक्सपेल कर देता है, मतलब बाहर निकाल देता है। अच्छा। ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। लेकिन ये टाइम टू टाइम, वो जैसे कि आप एक बार हो चुका है तो शायद बॉडी अडेप्ट कर गई होगी उस चीज को, तो दूसरी बार नहीं आए। लेकिन आप ओके, थैंक इसको यू डॉक्टर। आप हाँ, आप थोड़ा इसको थोड़ा पॉजिटिव वे में लीजिए, अच्छे तरह से लीजिए। मतलब ऐसा घबराने की कोई बात नहीं है कि एक बार ऐसा और हो गया तो दोबारा ऐसा होगा। एक और बात डॉक्टर, एक्चुअली प्रेगनेंसी जब मैंने कंसीव किया था तब मेरा वेट ज्यादा था, और अभी सेकेंड मंथ में मैंने सोनोग्राफी के लिए गई थी मैं, तो उस टाइम हम्म मेरा 2 kg वेट कम हो गया था, तो ऐसा क्यों? शुरू के मंथ में वेट आप बढ़ता नहीं है, आपका यूजुअली वेट लॉस भी हो सकता है।
उसका रीजन ये है, इसलिए वेट लॉस हो सकता है क्योंकि एक नया बॉडी आपके बॉडी में स्टार्ट जीना शुरू हुआ है, तो वो आपका जो भी न्यूट्रिशन वगैरह है उसको जरूरत पड़ता है। तो शुरू में वेट गेन से कोई, वेट लॉस से कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है, बट यूजुअली 3 मंथ 4 मंथ के बाद आपका वेट बढ़ना शुरू होता है। जब आप प्रेगनेंसी में जाते हैं 3 to 4 मंथ के बाद ही बढ़ना शुरू होगा। इनिशियली लूज वेट लॉस हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ओके, थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। और किसी को कोई क्वेश्चन है? जो प्लान कर रहे हैं वो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर हाँ, उनके मन में कोई डाउट है या फिर कुछ एडवाइस चाहते हैं तो। वेलकम। थैंक यू माया जी। मैं पूछना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ साइंस मतलब साइन ड्यूरिंग लेबर और डिलीवरी के समय जो शो करे कि हाँ अभी जो डिलीवरी है वो थोड़ा डेंजरस या रिस्क साइड में जा रही है, उसको कैसे मतलब नॉर्मल पीपल कैसे अंडरस्टैंड करे? क्योंकि हम्म डॉक्टर जो एक्सप्लेन करते हैं कई बार चीजें हमको समझ नहीं आती, तो क्या अभी के जो न्यू पेरेंट्स बन रहे हैं उनको ये सब चीजें नॉलेज होना चाहिए कि क्या क्या हाँ, मतलब क्या अलार्मिंग प्लस साइन साइन। है माइनस? हाँ। अलार्मिंग यस। साइन आपको स्टार्टिंग से ही वो शुरू हो जाता है, मतलब आप कंसीव करना शुरू करेंगे उसके बाद ही। सबसे मोस्ट कॉमन मैंने आपको बताया कि जो वॉमिटिंग होता है, चक्कर आता है, नोजिया, वीकनेस, ये तो नॉर्मली सारे फीमेल को इनिशियली होता है। और फर्स्ट टू 3 मंथ में जो आपका मिस कैरेज का चांस है वो हाई रहता है। उसमें उसमें क्या सिम्टम्स है, मतलब कुछ आपको ऐसा ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है, कभी कभी थोड़ा सा सोकिंग हो सकता है, लेकिन अगर वो ज्यादा आ रहा है या फिर कुछ मांस मसल टाइप का अगर निकल रहा है तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। फिर और जो 20 का ड्यूरेशन होता है आपका, जो 3 मंथ्स टू लेके 8 मंथ का, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि उसमें आपका बेबी ग्रो करता है हर महीने में। आपको साइज में भी बड़ा होता है, मेंटली भी बड़ा होता है। आप जैसा उसको न्यूट्रिशन देंगे, जैसा इन्वायरमेंट देंगे, वो वैसे ही उस चीज को लेता है। फिर प्रॉब्लम आती है लास्ट में कि हाँ कब डिलीवरी के लिए मुझे जाना है, मतलब समझ में नहीं आता है कि ये पेन कौन सा है। जो पेन होगा आपको डिलीवरी का, वो कंटिन्यूअस पेन होगा और हमेशा आपको कॉन्ट्रैक्शन होगा, मसल टाइट होगा, लूज होगा, टाइट होगा, लूज होगा। तो वो आपको समझ जाना है कि हाँ ये लेबर पेन है। और दूसरी बात इसमें यह है कि आपको हमेशा, आप लोग लेमैन है, मतलब आपको मेडिकल से रिलेटेड कुछ नहीं पता। आप हमेशा डॉक्टर से ये चीज पूछिए कि अगर कुछ भी कर रहे हैं या दे रहे हैं या बता रहे हैं या सिजेरियन कर रहे हैं, नॉर्मल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है, तभी आपको उसका जेन्युइन चीज पता चलेगा। और कोई क्वेश्चन है किन्हीं को? कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अभी तक डॉक्टर्स ने जो भी हमको इंफॉर्मेशन इनसाइट दिया बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल था, और होप सो रिंजू जी के भी जो भी डाउट है वो भी क्लियर हो गए होंगे। रिंजू जी, मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा भी फर्स्ट टाइम मिसकैरेज हो गया था, तो वो टेंशन वाली बात नहीं है। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव साइड में सोचना शुरू कीजिए और सब चीज़ अच्छा ही होगा। और जैसे डॉक्टर सर ने बताया वो सब टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और इम्प्लीमेंट कीजिएगा अपनी लाइफ में। और भी ज़्यादा गाइडेंस चाहते हैं वो मेरे साथ मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। मैंने लिंक चैट में शेयर किया हुआ है, मैं फिर से शेयर करती हूँ। आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन करेंगे तो ऐसे ही आपको अपनी प्रेगनेंसी और इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलते रहेगा रेगुलर बेसिस पे, और ऐसे ही और भी और सेशंस होंगे जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये मैं लिंक डाल रही हूँ।
ठीक है। तो थैंक यू डॉक्टर, आपने बहुत अच्छा इंसाइटफुल आज इंफॉर्मेशन हमारे ऑडियंस को दिया, उसके लिए आपको थैंक यू सो मच। बहुत मतलब दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैंने आपको भी। मैंने बहुत ज़्यादा अपनी प्रेगनेंसी के समय कुछ ऐसे चीज़ें हैं मतलब देखी थी जिसके वजह से मुझे लगा कि ये नॉलेज हर न्यू कपल, न्यू मैरिड कपल सबको पहुंचना चाहिए, इसलिए ये इनिशिएटिव है। थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए मतलब इस सेशन में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दिल से आपको बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। एंड आप सभी पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए और इस सेशन को इतना इंटरैक्टिव और इतना इंगेजिंग बनाया, इसके लिए थैंक यू सो मच। और अगर आप किसी का अभी और सवाल नहीं है तो हम लोग सेशन को रैप अप करते हैं। आखिरी और 2 मिनट, अगर किसी का कोई डाउट है कुछ भी रिलेटेड टू, वो पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू, और सारे मेल फीमेल दोनों ज्वाइन किए हैं, उनको सबको थैंक यू, अपना टाइम निकाला आप लोगों ने। आजकल के जनरेशन में ओनली मदर ही प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, फादर मतलब मेल भी बोल रहे हैं कि हाँ वी आर प्रेग्नेंट। तो ये एक नया स्टेप जो न्यू जनरेशन ले रही है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, और आगे बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन चीज़ों को सीखने समझने में। तो सभी जो भी पार्टिसिपेंट है, जैसे जयप्रकाश, आपको बहुत बहुत थैंक यू ज्वाइन करने के लिए, एंड सभी लोगों को, मेल पार्टिसिपेंट्स। चलिए ठीक है, फिर आई थिंक किसी और का कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, और वहाँ पे जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। आपको उस ग्रुप के थ्रू आपको और भी नॉलेज और टिप्स मिल जाएगा। अच्छा, तो हमारा सेशन एंड करने से पहले मैं आपको एक स्पेशल सॉन्ग सुनाना चाहती हूँ, जो हमारे चैनल में स्पेशली क्रिएट किया गया है, जो है एक मदर और के बॉन्डिंग से रिलेटेड। तो चलिए ये 2 मिनट का सॉन्ग सुनते हैं, उसके बाद हमारा सेशन यहीं पे कंप्लीट करेंगे। प्लीज ये सॉन्ग सुन के जरूर जाइएगा। सो ऑडियो अवेलेबल है आप लोग को। माँ मैं तेरी धड़कन में एक मीठा सा सपना हूँ, तेरी हर मुस्कान की वजह मैं तेरा अपना हूँ। जब तू हंसती मैं भी हंसता, जब तू गाती मैं मुस्काऊं। तेरे प्यार की आइज क्लोज करके ये सॉन्ग को फील कीजिए कि आपका बेबी आपके लिए सॉन्ग डेडिकेटेड कर रहा है। धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ तेरी ममता के आंचल में, तेरी हर एक मीठी बात बसती है मेरे मन में। मुझसे बातें करती रहना, मुझे प्यार से सहलाना, तेरी आवाज सुन सुन कर मुझे दुनिया में है आना।
करूं, हर पल तेरा मान रखूं, तेरे सपनों का बनकर रोज यारा, तेरी आंखों की शान बनूं। थैंक यू सो मच। इस वंडरफुल सेशन के लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। एंड मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। यूट्यूब में भी है संस्कार डॉट डिज़ाइनर, इंस्टाग्राम में और फेसबुक में भी है, तो प्लीज़ फॉलो कीजिए और इस ऑडियो को डेली अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए और इसका रिजल्ट आपको फिर बेबी के इमोशंस और फीलिंग्स से मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर साकिब सर, आपने Thank you. इस सेशन में ज्वाइन करके बहुत ज़्यादा अच्छा वैल्यू हमारे ऑडियंस को दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड फिर मिलते हैं आप सभी से अगले सेशन में। जिन्होंने मेरा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, आपको और भी ऐसे ही नॉलेजेबल एक्सपीरियंस फ्यूचर में अगर पाना है तो प्लीज़ यूट्यूब में ज़रूर मेरा चैनल फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैप्पी गर्भ संस्कार। शब्दों में मैं कम हूँ शायद, प्यार मगर बेहिसाब है, तेरे होने से मेरे जीवन में हर दिन नया ख्वाब है, तेरी माँ की मुस्कानों में तेरी ही झलक पाता हूँ, उसके चेहरे की हर खुशी में अब मैं कल में सजाता हूँ, हर धड़कन को सुनने की दिल में छोटी सी चाह है, तुझसे मिलने की उम्मीदों में हर पल मेरी राह है, नन्हे मेरे सुन जरा मैं तेरा इंतजार हूँ, दुनिया चाहे कुछ भी बोले तेरा पहला पहरेदार हूँ, मैं कम बोलूँ ये सच होगा पर दिल तुझसे बातें करता, तेरे हर छोटे से सपने को अपना सपना मान कर चलता, जब तुम मेरी उंगली थमेगा मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा, तेरी हर मुस्कान की खातिर हर मुश्किल से टकराऊंगा, बस तू हंसता हुआ आना, घर में खुशियां ले आना, तेरा पापा बाहें फैलाए तुझको सीने से लगाना, नन्हे मेरे जल्दी आना, तेरा इंतजार करूं, हर धड़कन में हर सांसों में बस तुझसे ही प्यार करूं। नन्हे मेरे सुन जरा दिल की बात कहता हूँ, तेरे आने की हर आहट पर चुपके हंसता हूँ, शब्दों में मैं कम हूँ शायद, प्यार मगर बेहिसाब है, तेरे होने से मेरे जीवन में हर दिन नया ख्वाब है, तेरी माँ की मुस्कानों में तेरी ही झलक पाता हूँ, उसके चेहरे की हर खुशी में अब मैं कल में सजाता हूँ, हर धड़कन को सुनने की दिल में छोटी सी चाह है, तुझसे मिलने की उम्मीदों में हर पल मेरी राह है, नन्हे मेरे सुन जरा मैं तेरा इंतजार हूँ, दुनिया चाहे कुछ भी बोले तेरा पहला पहरेदार हूँ, मैं कम बोलूँ ये सच होगा पर दिल तुझसे बातें करता, तेरे हर छोटे से सपने को अपना सपना मान कर चलता, जब तुम मेरी उंगली थमेगा मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा, तेरी हर मुस्कान की खातिर हर मुश्किल से टकराऊंगा,
बस तू हंसता हुआ आना, घर में खुशियाँ ले आना। तेरा पापा बाहें फैलाए तुझको सीने से लगाना। नन्हे मेरे जल्दी आना, तेरा इंतजार करूं। हर धड़कन में हर सांसों में बस तुझसे ही प्यार करूं। माँ मैं तेरी धड़कन में एक मीठा सा सपना हूँ। तेरी हर मुस्कान की वजह मैं तेरा अपना हूँ। जब तू हंसती मैं भी हंसता, जब तू गाती मैं मुस्काऊं। तेरे प्यार की छाँव में माँ हर पल खुद को मैं पाऊं। धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ तेरी ममता के आंचल में। तेरी हर एक मीठी बात बसती है मेरे